नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। आज हम टाटा कंज्यूमर के बारे में बात करने वाले हैं। स्टॉक अपने रीसेंट हाई से 20% नीचे आ चुका है, तो फंडामेंटल्स टेक्निकल्स को डिस्कस करेंगे। निवेश करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, करना है तो कौन से लेवल पर करना चाहिए, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले लेटेस्ट सितंबर के क्वार्टर पर एक बार नज़र डाल देते हैं। नेट सेल्स 9.05% ऊपर गया है, प्रॉफिट 4.27% ऊपर गया है और एबिटा में 6.37% का इंक्रीज देखने को मिला है। तो आप देख पाएंगे कि सेल्स तो ज़्यादा ऊपर गया, लेकिन प्रॉफिट में आपको ग्रोथ कम नजर आई है। इसका रीज़न है कि रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़ चुके हैं, तो मार्जिन पर इम्पैक्ट दिखाई पड़ता है। कंपनी के मार्केट शेयर के बारे में बात करते हैं। ब्लैक टी में 21% का मार्केट शेयर है और टी में 20% का मार्केट शेयर है। ये डेटा थोड़ा सा पुराना है, एज ऑफ मार्च 20 का डेटा हमें नज़र आता है। कनाडा के बारे में बात करें तो टी में 28.5% का शानदार मार्केट शेयर है और यूके में 19.8% का मार्केट शेयर है। ये लेटेस्ट डेटा है, एज ऑफ सितंबर 21 का लेटेस्ट डेटा हमें नज़र आता है। तो डोमेस्टिकली भी और इंटरनेशनल मार्केट शेयर आपको बहुत स्ट्रांग नज़र आएगा। सॉल्ट के बारे में बात करें तो एज ऑफ मार्च 20 ये भी पुराना डेटा है, 30% का मार्केट शेयर दिखाई पड़ता है। हालांकि इसका जो ट्रेंड चल रहा है वो आपको नीचे आता हुआ नज़र आता है। प्रोडक्ट वाइज रेवेन्यू ब्रेकअप के बारे में बात करें तो टी से 46% का रेवेन्यू है, कॉफ़ी से 15%, सॉल्ट से 18% और अदर से 21% का कंट्रीब्यूशन है। प्रोडक्ट वाइज रेवेन्यू ब्रेकअप ब्रांडेड के बारे में बात करें तो इंडिया के बेवरेजेस से 43.8% कंट्रीब्यूशन है, इंडिया के फूड सेगमेंट से 23.2% और इंटरनेशनल बेवरेजेस बिजनेस से 33%। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ब्रेकअप के बारे में बात करें, हमने अभी तक रेवेन्यू के बारे में चर्चा की है। प्रॉफिट कहां से ज़्यादा आता है? इंडिया बेवरेजेस से 45.2%, फूड से 19.9%। हमने देखा रेवेन्यू में 23% से ज़्यादा का कंट्रीब्यूशन है, लेकिन फूड सेगमेंट का कंट्रीब्यूशन ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कम हो जाता है। इसका मतलब है कि मार्जिन कंपेरेटिवली यहाँ पर कम दिखाई पड़ता है। इंटरनेशनल बिजनेस 29.2%, नॉन ब्रांडेड बिजनेस 5.7%। लोकेशन वाइज ब्रेकअप, इंडिया 67.1%, यूके 10.4%, यूएसए 15.6%, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 7%। तो फोकस तो भारत पर है, लेकिन यूएसए और यूके का कंट्रीब्यूशन भी सिग्निफिकेंट है। कस्टमर सेगमेंट ब्रांडेड है 90.8% और नॉन ब्रांडेड मात्र 9.2% दिखाई पड़ते हैं। फंडामेंटल रेशियोज के बारे में बात करें, लेटेस्ट ROE 5.89% है, जो कि 5 ईयर एवरेज के साथ चल रही है। ROC 8.2% है, जो कि 5 ईयर एवरेज के साथ ही चलती हुई नजर आती है। लेकिन ओवरऑल एब्सोल्यूट नंबर्स आप देखेंगे तो ये 6% और 8% बहुत ही ज़्यादा वीक नजर आएगा। हमने कल ही एक FMCG कंपनी को डिस्कस किया था जिसका ROE 88% के आसपास था और उसका जो ROC था वो 40% के आसपास था। अब किसी भी FMCG कंपनी को देख सकते हैं, वहाँ पर हाई ROE और हाई ROC नजर आते हैं। तो यहाँ पर जो फंडामेंटल रेशियो चल रहे हैं बहुत ही ज़्यादा वीक चल रहे हैं। नेट प्रॉफिट मार्जिन 7.38% है, 5 ईयर एवरेज 6.16% है। तो यहाँ पर ये एवरेजेस हमें बेटर होते हुए नजर आते हैं। लेटेस्ट नेट प्रॉफिट मार्जिन आपको 7% के ऊपर नजर आता है, ये एक अच्छी बात है। लेकिन दूसरी FMCG कंपनीज आपको हाई डबल डिजिट यानी कि 15, 20%, 25% के मार्जिन पर काम करती हुई नजर आएगी। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.08 है, 5 ईयर एवरेज भी 0.12 था। तो ओवरऑल आपको कर्जे का टेंशन दिखाई नहीं पड़ता। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें तो टोटल प्रमोटर होल्डिंग 34.71% है, जिसमें से एक छोटा सा हिस्सा प्लेज भी है। म्यूचुअल फंड 7%, DIIs 6%, FIIs 26% और रिटेल कैटेगरी में भी 26% का स्टेक नजर आएगा। म्यूचुअल फंड ने पिछले एक साल में सिग्निफिकेंटली स्टेक को रिड्यूस किया है और FIIs ने पिछले एक साल में सिग्निफिकेंटली अपने स्टेक को बढ़ा दिया है। कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे हाई ग्रोथ कंपनी नजर आती है। इसका जो फाइनेंशियल ट्रेंड है, स्पेशली जो रेवेन्यू है, आपको बहुत ही तेजी से ऊपर जाता हुआ नजर आया। फिलहाल कंपनी ने रेवेन्यू पर ज़्यादा फोकस किया है। प्रॉफिट में कोई खास ग्रोथ नहीं हुई थी, लेकिन रेवेन्यू में बहुत अच्छी ग्रोथ हुई है और ये ग्रोथ आपको कंटिन्यू रहती हुई नजर आती है। लेकिन अभी साथ में प्रॉफिटेबिलिटी पर भी फोकस बढ़ता हुआ नजर आया। हमने देखा कि मार्जिन कैसे थोड़ा सा इंप्रूव होता हुआ नजर आया है, तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है। 65,000 करोड़ की मार्केट कैप है, 714 का लास्ट ट्रेड प्राइस है, जो कि 1.3% ऊपर है। 90 का PE रेशियो नजर आता है, तो वैल्यूएशन बहुत हाई है। इनफैक्ट FMCG कंपनीज में किसी भी कंपनी का इतना ज़्यादा हाई वैल्यूएशन नजर नहीं आएगा।
स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि 870 के लेवल से स्टॉक में गिरावट दिखाई पड़ती है और 700 पर सपोर्ट लेने के बाद आज थोड़ा सा स्टेबल होता हुआ नजर आया। फिलहाल ये स्टॉक अपने सारे मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड करता हुआ नजर आता है। डेली RSI 31 है जो कि बहुत ज़्यादा वीक है। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो वीकली चार्ट पर हमें क्लियरली नजर आएगा कि स्टॉक एक ट्रेंड को फॉलो कर रहा था, अपने 20 वीक्स के मूविंग एवरेज को फॉलो कर रहा था, लेकिन वो ट्रेंड हमें तकरीबन एक महीने पहले ही टूटता हुआ नजर आया। मैं लाइन भी ड्रॉ करना चाहूँगा, इस लाइन के हिसाब से भी हमें पता चलेगा कि ये ट्रेंड हमें सिग्निफिकेंटली टूटता हुआ नजर आया है और उसके बाद स्टॉक में हमें अच्छी खासी गिरावट भी दिखाई पड़ती है। ये लाइन एक्चुअली ठीक से ड्रॉ नहीं कर पाया, मैं फिर से एक बार यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूं तो आप देख पाएंगे यहाँ पर हमें ये ट्रेंड टूटता हुआ नजर आया। उसके बाद सिग्निफिकेंटली स्टॉक में गिरावट भी दिखाई पड़ती है, तकरीबन एक महीने पहले ही ट्रेंड हमें टूटता हुआ नजर आया है। वीकली RSI 39.58 चल रहा है जो कि काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुका है। जो फ्रॉड चल रहा था ख़त्म हो गया, अपने सपोर्ट के आसपास आ चुका है। तो जनरली मैंने कई बार ये बताया कि अच्छे स्टॉक्स में वीकली RSI 40 एक अच्छा लेवल होता है जहाँ से खरीदारी कर सकते हैं। मंथली चार्ट के बारे में बात करें तो मंथली चार्ट अभी भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चल रहा है। 2019 से स्टॉक में बहुत अच्छी रैली देखने को मिली। 200-250 के लेवल से ये स्टॉक हमें 800 प्लस के लेवल तक जाता हुआ नजर आया। मंथली चार्ट पर मंथली RSI 63 है, तो इसका जो मंथली चार्ट है वो अभी भी स्ट्रांग है। मंथली चार्ट पर मोमेंटम अभी भी स्ट्रांग नजर आता है। इसका जो मंथली RSI था 85 के आसपास पहुंच चुका था, इसीलिए फ्रॉथ बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। ये फ्रॉथ कम हो चुका है, लेकिन करंट लेवल पर मोमेंटम अभी भी स्ट्रांग नजर आता है। तो यहाँ पर सपोर्ट्स कौन से हैं ये एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। तो इसका 750 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, लेकिन वो हमें टूटता हुआ नजर आया। तो जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 690 के आसपास, 697 के आसपास का जोन है, जो कि हम मान सकते हैं कि उसी के आसपास स्टॉक चल रहा है। उसके बाद डायरेक्टली हम यहाँ पर 580 के आसपास, 590 के आसपास एक सपोर्ट नजर आता है जो कि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो अप्रॉक्सीमेटली 600 का जोन। कभी भी सपोर्ट एक लाइन नहीं मेजर करनी चाहिए, हमेशा एक जोन को कंसिडर करना चाहिए। एग्जैक्टली कभी भी आपको सपोर्ट पे नहीं मिलेगा, 2-3% आपको ऊपर नीचे कंसिडर करना ही पड़ता है। तो यहाँ पर जो दो जोन आपको नजर आएंगे, सबसे पहला है 700 के आसपास का जोन, क्योंकि एक अच्छा रेजिस्टेंस था, उसके बाद ये ब्रेकआउट के बाद अच्छी तेजी देखने को मिली। और पहले जो 600 का जोन था एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, उसके बाद यहाँ पर कॉन्सोलिडेट किया, टाइम स्पेंड किया, यहाँ पर सपोर्ट लिया, उसके बाद आपको तेजी देखने को मिली, फिर ये स्टॉक हमें शिफ्ट होता हुआ नजर आया था। तो ये जो पहला सपोर्ट है 700 का सपोर्ट है और दूसरा है 600 का सपोर्ट। एकदम मेजर सपोर्ट के बारे में बात करें तो 600 का सपोर्ट ही आपको बहुत ज्यादा मेजर नजर आएगा, क्योंकि ज्यादा टाइम यहीं पर आपने स्टॉक ने स्पेंड किया है। कंपनी के पॉजिटिव्स के बारे में बात करें तो फंडामेंटल्स आपको बेटर होते हुए नजर आते हैं। हमने रेशियोज देखे, रेशियोज आपको दूसरी कंपनीज के मुकाबले पुअर नजर आएंगे, लेकिन ओवरऑल सिचुएशन आपको बेहतर होती हुई नजर आई है। मैंने कुछ टाइम पहले टाटा कंज्यूमर पर जब वीडियो बनाया था, कुछ टाइम मतलब अप्रॉक्सीमेटली 6-8 महीने पहले की मैं बात कर रहा हूं, जब स्टॉक आपको 600 की रेंज में ट्रेड करता हुआ नजर आता था, 600 650 की रेंज में, तब भी मैंने ये बताया था कि अभी फिलहाल स्टॉक में निवेश करने से बचना चाहिए। मैं पर्सनली निवेश नहीं करना हूं कि भाई फंडामेंटल्स अभी बेहतर नजर नहीं आते। जो कंपनी बता रही है कि फ्यूचर काफी अच्छा होगा, एक बार हमें 2-3 क्वार्टर रिजल्ट्स में वो रिफ्लेक्ट होता हुआ नजर आए, उसके बाद हम निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि निवेश की अपॉर्चुनिटीज मिलती रहती है। स्टॉक ऊपर नीचे होता है, करेक्शन भी देखने को मिलता है। आप जितना सोचते हैं कई बार उससे ज्यादा भी करेक्शन हो जाता है, तो जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। हम रिटेल इन्वेस्टर हैं, उस लेवल पे हमें काम करना चाहिए। ज़्यादा एक्सपेक्टेशन, ज़्यादा यहाँ पर हमें आगे बढ़ना नहीं चाहिए कि नहीं कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। एक बार कंपनी अपने हिसाब से थोड़ा प्रूव कर ले कि कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है, तब हम वहाँ पर स्टैगर्ड वे में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये मेरा व्यू मैंने कुछ महीनों पहले शेयर किया था। तो फिलहाल हमें फंडामेंटल्स थोड़े से बेहतर होते हुए नजर आए हैं, इसके रिजल्ट भी आपको बेहतर होते हुए नजर आते हैं। दूसरी जितनी भी FMCG कंपनीज हैं, उनका जो नेट प्रॉफिट है इस सितंबर क्वार्टर में जनरली नीचे ही गया है, लेकिन यहाँ पर आपको फिर भी मार्जिनल 4% का इंक्रीज देखने को मिला। तो ये सारी कुछ पॉजिटिव चीज़ें नजर आती है। नेक्स्ट पॉजिटिव है हाई ग्रोथ एक्सपेक्टेशन। FMCG सेक्टर से जनरली कोई हाई ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन नहीं रखता है, वो सारी स्टेबल कंपनीज होती हैं, लेकिन टाटा कंज्यूमर में हाई ग्रोथ एक्सपेक्टेशन रखी जा रही है, क्योंकि टाटा कंज्यूमर का प्लान भी आपको उसी प्रकार का नजर आता है। तो ये एक अच्छी बात है। स्ट्रॉन्ग ग्रुप से बिलोंग करता है, टाटा का नाम है तो ऑफकोर्स विश्वास होता है। स्ट्रॉन्ग ब्रांड भी है, स्पेशली टाटा सॉल्ट मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ब्रांड है। FIS का स्टेक भी आपको इंक्रीज होता हुआ नजर आता है, तो ये भी पॉजिटिव है।
कुछ नेगेटिव्स के बारे में बात करें तो करंट फंडामेंटल्स आपको ठीक ठाक नजर आएंगे या फिर वीक भी कह सकते हैं। अभी जो फिलहाल आपको नंबर्स नजर आएंगे वो इतने अच्छे नजर नहीं आते। तो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर के लिए जिन्हें ग्राउंड लेवल पे सब कुछ एक बार ठीक हो जाए, स्टॉक लेवल पे सब कुछ ठीक हो जाए, जो सिर्फ स्टेबल कंपनीज में जहां पर ऑलरेडी प्रूव कर दिया है कंपनी ने कि भाई मैं अच्छी कंपनी हूं और यहां से आपको एक स्टेबल ग्रोथ मिल जाएगी, 10-12-15% की ग्रोथ मिल जाएगी, ऐसे कंजर्वेटिव इन्वेस्टर के लिए फिलहाल ये स्टॉक थोड़ा सा अग्रेसिव हो सकता है। टेक्निकल्स वीक चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा वीक चल रहे हैं, शॉर्ट टर्म तो वीक चल रहे हैं, वीक अपना जो मिड टर्म है वहां पर भी आपको वीकनेस नजर आती है क्योंकि वीकली चार्ट पर हमने जो ट्रेंड देखा वो टूट चुका है। वैल्यूएशन हाई चल रहा है, फिलहाल सबसे ज़्यादा महंगा एफएमसीजी स्टॉक आपको टाटा कंज्यूमर ही नज़र आता है। तो आपके पास कुशन बिल्कुल भी नहीं है कि अगर कुछ यहाँ पर ख़राब होता है तो यहाँ पर आपको कुशन मिल जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ खराब होता है तो यहाँ पर डर बना रहता है कि वैल्यूएशन प्रीमियम होने की वजह से कुछ ज़्यादा ही गिरावट हो सकती है और डीआईआई का स्टेक भी नीचे जा रहा है। तो ये भी हमें यहाँ पर एक सिचुएशन नज़र आती है जो कि नेगेटिव साइड पे है। तो स्टॉक में करना क्या चाहिए, 3 व्यू है। शॉर्ट टर्म व्यू से बहुत ज़्यादा वीक चल रहा है, अवॉइड करना बेहतर है क्योंकि सारे मूविंग एवरेज के नीचे है, डाउन ट्रेंड चल रहा है और शॉर्ट टर्म के लिए 700 का सपोर्ट है लेकिन कुछ अभी तक बेस फॉर्म नहीं किया, 2-3 दिन हुए, अभी फिलहाल ये 715 पे ट्रेड कर रहा है तो अभी बताना मुश्किल है, तो अवॉइड करना बेहतर रहेगा। मिड टर्म के बारे में बात करें, कुछ हफ्तों के बारे में बात करें तो एक ओके नज़र आता है क्योंकि 700 का सपोर्ट तो है लेकिन अभी तक 2-3 दिन हुए हैं, कोई बेस बना दे उसके बाद हम कोई व्यू बनाने के बारे में सोच सकते हैं। जो हाई रिस्क टेकर्स हैं वो कंसीडर कर सकते हैं, मैं यहाँ पर अवॉइड करना पसंद करूंगा क्योंकि इसका मिड टर्म का जो ट्रेंड था वो भी टूटता हुआ नजर आया। लॉन्ग टर्म के लिए ये अच्छा नजर आता है जो यहाँ पर निवेश करना चाहते हैं क्योंकि फंडामेंटल्स थोड़े से बेहतर हो चुके हैं और क्वार्टर रिजल्ट्स भी आपको ये प्रूव कर रहे हैं कि कंपनी जो सोच रही है, मार्केट जो सोच रही है उस प्रकार से कंपनी की ग्रोथ भी दिखाई पड़ती है। तो यहाँ पर बाय ऑन डिप्स, एक्यूमुलेट ऑन डिप्स करने के बारे में सोच सकते हैं। लेवल्स हमने ऑलरेडी बता दिए हैं, जो लेवल्स हमने टेक्निकल चार्ट पर डिस्कस किए हैं उन्हीं को आप कंसिडर कर सकते हैं और वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया, ये एनालिसिस आपको पसंद आई है जो कि आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजन में मदद करेगी। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।